नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग एएनएम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और इसमें हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है एएनएम का जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, इससे भी आपके एग्ज़ाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। चाहे आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से ले लीजिए, चाहे आप मिडवाइफरी से ले लीजिए, ये दोनों टॉपिक से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों का क्लासेज स्टार्ट हो चुका है, डेली क्लासेस चलती है और सारा कुछ आपको थ्योरी ऑब्जेक्टिव सारा कुछ आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नोट्स आपको भी मिल रहे हैं, जो भी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उन सारे अभ्यर्थियों को नोट्स भी मिल रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी एडमिशन ले भी लिए हैं, क्योंकि नया जो बहाली आने वाले हैं उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। जिस तरीके से आप देख सकते हैं बीटीएससी 10,709 एएनएम रुक रहा है, इतना समय लग रहा है, उस तरीके से आप लोगों को जो नया बहाली आने वाला है उसमें ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। जल्दी आपको सारी प्रक्रिया देखने को मिलने वाले हैं, तो आप लोगों को तैयारी करने का भी ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए अभी से तैयारी में लग जाइए। हम आपके लिए क्लासेस चलवा रहे हैं, आप लोग क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत ही हमारे पास अभी टाइम भी है, बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे सारे कुछ का। जिस तरीके से बीटीएससी 10,709 एएनएम में रिजल्ट हुआ था, उससे भी बेटर रिजल्ट होंगे, क्योंकि हम लोग शुरू से ही पढ़ रहे हैं और बहुत सारा अभ्यर्थी एडमिशन भी ले चुका है। तो उन सारे अभ्यर्थियों को तो होना तय ही है, 24 में जो बहाली आने वाले उसमें निश्चित ही होंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन देख चुके थे। कह रहा इनमें से कौन सा वायरस रोग है, मतलब कि जो वायरस से फैलता है एक से दूसरे में, तो कौन वायरस जनित रोग है या वायरस रोग है। ऑप्शन आपका दिया गया है टीबी, डिप्थीरिया, चेचक या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग चेचक के बारे में जानते होंगे कि यह एक से दूसरे में फैलता है, तो इसको वायरस रोग भी कहा जाता है। तो ये क्या है, मतलब कि वायरस रोग में आपको चेचक आ जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है सेंट्रल ऑफ हेल्थ काउंसलिंग का स्थापना कब हुआ था। तो ईस्वी वाले सवाल हम बार बार बताते आ रहे हैं कि सिर्फ इसी टॉपिक से आपको देखने को मिल रहे हैं, और ईस्वी वाले सवाल भी जो भी एएनएम एग्ज़ाम होते हैं सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। और ईस्वी वाले सवाल बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग एक बार क्लास पढ़िए, उसके बाद हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो नोट्स से पढ़ लीजिए। आपको जब एग्ज़ाम आएगा उस टाइम आपके दिमाग में रहेगा कि इसका आंसर ये आता है। कह रहा है कि सेंट्रल ऑफ हेल्थ काउंसलिंग की स्थापना हुई थी, कब हुआ था। तो सेंट्रल ऑफ हेल्थ काउंसलिंग की स्थापना 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में। हालांकि प्रथम जनगणना भारत में कब हुई थी। हम लोगों ने देखे थे अभी कुछ पिछले लेक्चर में कि लास्ट जनगणना जो हमारे लेटेस्ट जो जनगणना हुआ है भारत में, वो कब हुआ था, तो 2011 में हुआ था। उसके बाद अभी तक जो जनगणना है वो 2011 के बाद नहीं हुआ है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि प्रथम जनगणना कब हुई थी। तो प्रथम जनगणना की यदि हम बात करें तो वो 1881 में हुआ था। कब हुआ था, 1881 में हुआ था। और ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहा था। अगर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट की बात करें तो 1889 वाला बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहे थे। तो इस तरीके से आप लोग जनगणना के बारे में, मतलब जनगणना में सारा कुछ का पता लगाया जाता है कि पूरे देश की आबादी कितना है, किस ज़िले में कितनी है, किस राज्य में कितनी आबादी है, मतलब कि सारा कुछ डाटा उसमें एकत्रित किए जाते हैं। कितने पुरुषों की संख्या है, कितना महिला की संख्या है, कितना साक्षरता दर है। 2011 के साक्षरता दर के आधार पर भी हम लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मतलब शिक्षित जो बेंगलुरु में है, उसके बाद सबसे कम बिहार में है। इस तरीके से हम लोग जानते हैं। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि नर्सेज का रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, मतलब कि नर्स का जो रजिस्ट्रेशन करना होता है उसमें हाल ही में कुछ चेंजेज भी किया गया था। तो वही आपसे पूछ रहा है कि कहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन होता है। राज्य के नर्सेज रजिस्ट्रेशन परिषद में, या राष्ट्र सेवा निर्देशालय में, या ड्रग्स सेंट्रल परिषद में, कंट्रोल परिषद में, या सिविल सर्जन कार्यालय में थी। ये कहाँ पर होता है, तो ये आपके राज्य के नर्सेज रजिस्ट्रेशन परिषद में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एएनएम के अंतर्गत आते हैं। एएनएम के अंतर्गत क्या आते हैं, तो जैसे कि ऑप्शन दिया है कि क्यूरेटिव स्टाफ, या प्रोमोटिव स्टाफ, या
प्रिवेंटिव स्टाफ या इनमें से कोई नहीं। तो एएनएम के जो अंतर्गत आता है वो क्या आता है, प्रोमेटिव स्टाफ आता है। कौन आता है, प्रोमेटिव स्टाफ आता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपकेंद्रों में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पर्यवेक्षक होता है। मतलब कि उपकेंद्र में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पर्यवेक्षक कौन होता है, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी या स्वच्छता निरीक्षक या स्वच्छता सहायक या लेडी डॉक्टर। तो कौन होती है, तो उपकेंद्रों में जो महिला स्वास्थ्यकर्ता का पर्यवेक्षक होती है वो आपका स्वास्थ्य सहायक होता है। कौन होता है, वो स्वास्थ्य सहायक होता है। और जो पीएससी सेंटर में कौन होते थे, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, ये हमने बता दिए थे आपको। हालांकि महिला कार्यकर्ता के कार्य क्षेत्र कितनी आबादी होनी चाहिए, मतलब महिला कार्यकर्ता का जो कार्य क्षेत्र है वो कितना आबादी पर होनी चाहिए। तो ये आपका कितना आबादी पर होती है, तो 3000 से 5000 आबादी पर। वही हम लोग बात किए थे एक पीएससी सेंटर कितने पर होते हैं, तो एक पीएससी सेंटर 20 से 30,000, कितना 20 से 30,000 आबादी पर एक पीएससी सेंटर बनाया जाता है। और वही यदि हम बात करें तो एक जो आशा कर्मी की नियुक्ति किए जाते हैं वो 1000 आबादी पर किया जाता है। और यहाँ पर पूछे जा रहा है कि महिला कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र में कितनी आबादी होनी चाहिए, तो ये कितना होता है, तो ये आपका लगभग 3000 से 5000। और वही पीएससी सेंटर की बात करें तो वो मतलब कि लगभग 100 गांव या 1 लाख आबादी जो कि होते हैं उसके लिए मान्य किए जाते हैं। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कुछ कह रहा है कि समुदाय स्वास्थ्य जो कम्युनिटी हेल्थ का अर्थ क्या होता है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य का अर्थ होता है कि समस्त स्वास्थ्य एवं वातावरण संबंधित सेवाएं क्या होती है, समस्त स्वास्थ्य एवं वातावरण संबंधित सेवाएं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से स्वास्थ्य शिक्षा में किस विषय वस्तु को प्राथमिकता दी जाती है। तो निम्न में से स्वास्थ्य शिक्षा में किस विषय वस्तु को प्राथमिकता दिया जाता है, तो ये आपका मतलब जैसे आकलन है, मूल्यांकन है, क्रियान्वयन है, तो इन सभी को दिया जाता है। तो मतलब क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, मतलब कि सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विद्यालय स्तर पर निम्न में से कौन सा क्षेत्र स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है। मतलब कि विद्यालय स्तर पर निम्न में से किस क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान नहीं किया जाता है, मतलब कौन सा शिक्षा विद्यालय में नहीं दिया जाता है, परिवार नियोजन संबंधित, यौन शिक्षा, पर्यावरणीय स्वास्थ्य शिक्षा या व्यक्तिगत शिक्षा। तो विद्यालय में कौन सी शिक्षा नहीं दिया जाता है, तो ये मतलब कि परिवार नियोजन संबंधित शिक्षा विद्यालय में नहीं दिया जाता है। इसका मतलब अलग से अवेयरनेस होती है। अगला है कि संचार का संदेश भेजने वाला कहलाता है। मतलब संचार का जो संदेश भेजता है उसको क्या कहते हैं, तो संचार का संदेश भेजने वाले को क्या कहते हैं, प्रेषक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेषक कहते हैं। हालांकि संचारकों के अधिक प्राणील बनाने के लिए आवश्यक है क्या, प्रतिपुष्टि या श्रवण दृष्टि उपकरण जो जिसे AV एड्स भी बोलते हैं, या माध्यम या सभी। तो क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब कि सभी हो जाएगा, प्रतिपुष्टि भी और श्रवण दृष्टि उपकरण भी और माध्यम भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विषय वस्तु को सही रूप में व्यवस्थित कर संकेत में परिवर्तित करना क्या कहलाता है। और ये जहाँ तक थ्योरी की बात करें तो हम लोग जो मिडवाइफरी टॉपिक देखेंगे उसमें थ्योरी का आपको ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें मतलब कि 1 लीनियर क्वेश्चन इसमें बनते हैं, तो इसमें ज़्यादा थ्योरी से वो ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर थ्योरी में भी वही सारा कुछ रहेगा कि इस ईस्वी में ये हुआ था। और जहाँ पर समझने की है जैसे मिडवाइफरी सब हो गया तो वो सब में हम लोग थ्योरी भी देखेंगे। कह रहा है कि विषय वस्तु को सही रूप में व्यवस्थित कर संकेतों में परिवर्तित करना क्या कहलाता है। तो सही रूप में मतलब कि उसको मतलब कि व्यवस्थित करके संकेत में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, अवकूटन कहलाता है। क्या कहलाता है, अवकूटन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से संचार में उपयोग में नहीं करने
चाहिए। इनमें से किसको संचार में उपयोग में नहीं लाना चाहिए? जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है कि संक्षिप्तीकरण, अधोमुखी संचार या उधरमुखी संचार या अस्पष्टता। तो क्या नहीं करनी चाहिए? तो संक्षिप्तीकरण मतलब कि एब्रेविएशन नहीं करनी चाहिए, मतलब कि संचार के उपयोग से। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है संचार के वादक है। संचार के वादक क्या है? तो संचार के वादक की बात करें तो शारीरिक अक्षमता भी है, मतलब इसके कारण भी मतलब कि आपकी वादक कह सकते हैं। मानसिक अक्षमता भी, मेंटल एबिलिटी भी उसके लिए मतलब कि वादक है। कम शैक्षणिक स्तर भी उसका वादक है। तो क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ये तो मतलब समझने पर है। अगला है कि निम्न में से कौन सा संचार वातावरणीय कारक संचार में बोधक नहीं है? तो इसमें से कौन संचार जो है जो वातावरणीय कारक संचार में बोधक नहीं है? जैसे कि शोरगुल, संक्षिप्त रूप, अंधकार, गंदगी। तो क्या हो जाएगा? तो इसका आपका हो जाएगा संक्षिप्त रूप। क्या हो जाएगा? संक्षिप्त रूप। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बीटीएससी 10,709 एएनएम का जो भी अपडेट आते रहते हैं वो सारी जानकारियां हम आप तक साझा करते रहते हैं। तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन भी मिस नहीं होगा, आपकी तैयारी भी बेहतर होते जाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्लास ज्वाइन कर ले, आपकी सारी चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। अगर एएनएम का जॉब चाहते हैं तो आपकी एएनएम की तैयारी भी प्रॉपर होते चलेंगे, और जो भी जानकारियाँ आते हैं वो सारा कुछ हम आपको बताते ही रहते हैं। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रवाह आधारित संचार का प्रकार नहीं है? तो इनमें से कौन प्रवाह आधारित संचार का प्रकार नहीं है? तो इसका हम यदि बात करें तो ये क्या हो जाएगा? जैसे अधोमुखी दिया है, उधरमुखी ये तो है, औपचारिक ये नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? पहला है कि संदेश श्रोताओं की आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए। मतलब ये तो वैसे भी सही नहीं है कि मतलब कि जो कोई भी संदेश जो श्रोता सुनना चाहते हैं उसके अनुसार देने लगे तो पता चलेगा सबकी अलग अलग चॉइस है। अगला है कि प्रत्यक्ष संचार और अप्रत्यक्ष संचार की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो प्रत्यक्ष है वो अप्रत्यक्ष से ज़्यादा प्रभावी होता है। प्रत्यक्ष मतलब कि जैसे क्या यदि हम बात करें तो डायरेक्टली या इनडायरेक्ट समझ सकते हैं, मतलब प्रत्यक्ष डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट। उसके बाद हम यदि बात करें तो कह रहा है नेक्स्ट ऑप्शन कि संदेश में श्रवण दृष्टि उपकरणों के उपयोग संदेश का प्रभावी बढ़ाता है। ये सही है। श्रवण दृष्टि जो होती है मतलब कि इंस्ट्रूमेंट के जरिए इसकी जो प्रभाविता है उसको क्या कहता है? बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संदेश के कारण उत्पन्न बाधा है? इनमें से कौन सी संदेश के कारण उत्पन्न बाधा है? संदेश का स्पष्ट होना, संदेश में श्रवण दृष्टि उपकरण का उपयोग, संदेश का संक्षिप्त रूप होना, संदेश का रुचिकर होना। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संदेश का संक्षिप्त रूप होना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन दिया गया है उसमें से आपको गलत कथन को चुनना है। ये इस टाइप के सवाल में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहते हैं कि सही क्या पूछ रहा है। तो अगर नहीं लगा है तो उसमें थोड़ा सा सोच के आप लोग देखिए कि इसमें से कौन सा सही आंसर नहीं है उसको सेलेक्ट करना है, ना कि सही वाला को सेलेक्ट करना है। कह रहा है कि संचार की प्रक्रिया में समयबद्धता होनी चाहिए। अगला कह रहा है या संचार के प्रेषक द्वारा श्रोताओं को सीखने का दबाव डालना चाहिए, मतलब कि दबाव डालना चाहिए। अगला है कि श्रोताओं के शंका दूर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यदि कोई चीज़ का शंका है तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए मतलब कि ये सही है कि किसी को कोई चीज़ में शंका है तो उसको प्रोत्साहित करिए। संचार की प्रक्रिया में समयबद्धता होनी चाहिए, ये भी सही है। अगला कह रहे हैं कि संचार में प्रेषक द्वारा श्रोताओं पर सीखने
के लिए दबाव डालना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है कि कोई चीज़ आप दबाव डालकर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम ही आपको दबाव डालकर नहीं कर सकते कि आप क्लास ज्वाइन करिए। आपको क्लास ज्वाइन करना है, करिए। आपको लगेगा कि हमको यहाँ से फ़ायदा हो रहा है तो आप करिएगा। आपको लगेगा कि नहीं हमको ज़रूरत नहीं है, हमको जॉब नहीं करनी है, या हमको मतलब नहीं भी होगा ठीक है, होगा भी तो भी ठीक है, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। और हमारा देश का संविधान ऐसा कोई अलाउ भी नहीं करता किसी पर दबाव डालने का। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। इसमें कह रहा था आपको कि जो गलत है उसको चुनिए, तो गलत तो यही है, सो गया। बस इस बात को ध्यान रखिएगा। हालांकि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, फिर वही कह रहा है कि कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। पहला कह रहा है कि एक पक्षीय संदेश द्विपक्षीय संदेश की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। क्या ये सही है कि एक पक्षीय संदेश द्विपक्षीय संदेश की अपेक्षा अधिक प्रभावी? ये तो बिल्कुल गलत है। अगला कह रहा है कि औपचारिक संचार कार्यालय स्तर पर अधिक देखने को मिलता है। ये सही है, मतलब कि यहीं भी आपका आंसर मिल गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अशाब्दिक संकेत वास्तविक संदेश से अधिक नज़दीक होता है। मतलब कि अशाब्दिक संदेश वास्तविक से अधिक नज़दीक होता है। ये भी क्या है, मतलब कि सही, मतलब कि नहीं है। ये भी मतलब क्या है, सॉरी, ये भी सही है कि मतलब कि जो अशाब्दिक संकेत है वो वास्तविक से अधिक नज़दीकी होता है। हालांकि निम्न में से कौन सा श्रवण उपक्रम, श्रवण मतलब जो सुनते हैं, मतलब कंफ्यूज मत करिएगा, श्रवण कुमार मत समझ लीजिएगा। श्रवण लिसनिंग, लिसनिंग ने मतलब कि कोई चीज़ जो सुनते हैं। श्रवण उपकरण का उपयोग वृहद स्तर पर शिक्षा हेतु किया जाता है। रेडियो का मतलब कि कौन सा ऐसा श्रवण मतलब सुनने वाला उपकरण है जिसका उपयोग वृहद स्तर पर शिक्षा के लिए किया जाता है। रेडियो का, सेमिनार का, इंटरनेट का, या पत्रिका का। तो मतलब कि क्या कह रहा है कि रेडियो, मतलब कि ये भी समझ सकते हैं कि रेडियो भी क्या है, शिक्षा हेतु मतलब बहुत सारी जानकारियाँ हमें देती है। वैसे गाना भी सुनाता है, लेकिन ये भी देती है। इंटरनेट पे भी वैसे कह सकते हैं, इंटरनेट में भी हम लोग पढ़ते हैं अभी के सिनेरियो में, तो ये भी सही हो सकता है क्योंकि इंटरनेट से हम लोग मतलब कि सारा कुछ देखते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन मेनली ये सारा कुछ मतलब देखने सुनने दोनों में आ जाता है। लेकिन ये क्या है, रेडियो में हम लोग देखते नहीं है बल्कि सिर्फ सुनते हैं। और यहाँ पर कह रहा है श्रवण उपकरण, मतलब जहाँ से कुछ चीज़ें, कुछ शिक्षा की चीज़ें या कुछ जानकारियाँ हमको सुनने को मिलता है, तो वो रेडियो है। सेमिनार में आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, दोनों चीज़ है। पत्रिका में भी वही बात है, इंटरनेट में भी वही बात है, लेकिन रेडियो में केवल श्रवण उपकरण है, सुनने वाली उपकरण है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से आप सोचना, मतलब क्वेश्चन पर टाइम देकर समझिए क्या कह रहा है, तो आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। एक बार आप टाइम देकर पढ़ लिए, दोबारा आपको ये क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन में ऐसा कर रहा था, बस टिक करके निकल जाएगा। सेकेंड, विदिन 10 सेकेंड के अंदर में वो क्वेश्चन आपको बनेगा। और सारे क्वेश्चन आपका इस तरीके से रहता है कि 10 से 15 सेकेंड में आप बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चन टाइम में टेकिंग रहता है क्योंकि आपका मतलब लीनियर क्वेश्चन रहता है, तो थोड़ा सा जहाँ पर कन्फ्यूजन होंगे वहीं पर आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन कन्फ्यूजन उन्हीं को होता है जो कम पढ़ता है, कम रिवीजन करता है। अब आपका एग्ज़ाम आ गया 1 महीना, आप चाहिएगा क्या कि हम पूरा सिलेबस तो 1 महीना में हम पढ़ लिए, अब जाते एग्ज़ाम देने, तो एग्ज़ाम में वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन आएगा, ये आंसर होगा कि ये आएगा। वही 4-5 महीना पढ़ कर जो गया है, अच्छा से रिवाइज करके गया है, उसकी तैयारी बेहतर है, उसको कोई कन्फ्यूजन नहीं, बहुत जल्दी बना के निपट के आ जाएगा। सारा कुछ मतलब बना के अच्छे से आ जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और पूरा वीडियो आप लोग देखिए, मतलब आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप लोग मतलब उसका लाभ उठाइए, ऐसे ही कैसे छोड़ देते हैं। हालांकि निम्न में से समूह स्तर पर किस शिक्षण विधि का उपयोग किया जाता है? तो किस शिक्षण विधि का उपयोग किया जाता है, मतलब कि सामूहिक स्तर पर, समूह स्तर पर। तो समूह स्तर पर क्या किया जाता है? सेमिनार भी किया जाता है, कार्यशाला भी किया जाता है, अभिनय भी किया जाता है। मतलब अभिनय के द्वारा भी सामूहिक सारे मतलब लोगों को बताने का प्रयास किया जाता है। बहुत सारे फिल्म सब देखते हैं जिसमें अभिनय करके बहुत सारा कैरेक्टर ऐसे दिखाया जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है। पहले तो सिनेमा जो अभिनय होता था वो लोगों को सारा कुछ जागरूकता, शैक्षणिक सारा कुछ बताने के लिए ही मेनली उस तरीके से बनाया ही जाता था।
अब बहुत सारे भले पर्पस हो गए, तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी स्वास्थ्य शिक्षा विधि अधिक प्रभावी है। तो इनमें से कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा विधि अधिक प्रभावी है, एक पक्षीय, उपदेशीय या द्विपक्षीय। तो अधिक प्रभावी द्विपक्षीय स्वास्थ्य शिक्षा विधि होती है। नेक्स्ट है कि गृह मुलाकात किस प्रकार के स्वास्थ्य शिक्षा विधि का उदाहरण है। तो गृह मुलाकात की हम बात करें तो वह किस प्रकार की शिक्षा विधि का उदाहरण है। तो ये व्यक्तिगत, मतलब गृह मतलब एक जगह जाके मिलता है, तो सामूहिक तो होंगे नहीं। वृहद स्तर, बृहद मतलब बहुत सारे लोग को बुलाकर, तो ये तो होंगे नहीं, क्योंकि आप किसी घर में जाकर किसी घर में मिलते हैं तो वो व्यक्तिगत उसका प्रॉब्लम, उनकी चीज़ें पूछते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत स्तर पर। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से चॉक टॉक विधि कौन सी है। चॉक टॉक ने जो बातचीत होते हैं ना, मतलब कि जैसे कि वाकी टॉकी भी होती है, जिस तरह की उसी तरह का है कि चॉक टॉक विधि कौन से है। समूह चर्चा या व्याख्यान या सेमिनार या संगोष्ठी, क्या हो जाएगा। तो ये मतलब कि व्याख्यान क्या है, चॉक टॉक विधि माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं कि निम्न में से कौन सी समूह विधि नहीं है। कह रहे इनमें से कौन सा समूह का विधि नहीं है। इसका समूह का विधि कौन सा नहीं होगा, जैसे नुक्कड़ नाटक है, अभिनय है, समूह पर्चा है या पत्रिका है। तो कौन सा नहीं होगा, तो आपका पत्रिका क्या है, समूह विधि नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि व्याख्यान विधि होती है, व्याख्यान विधि कौन सी होती है। तो व्याख्यान विधि आपका अगर व्याख्यान विधि की हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा आपका, तो जैसे कि दिया है छात्र केंद्रित या शिक्षक केंद्रित या चर्चा केंद्रित या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका, तो मतलब शिक्षित केंद्रित तो हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नर्सिंग छात्रों को सभी प्रायोगिक विषय वस्तु को समझने के लिए कौन सा विधि प्रभावी है, समूह चर्चा या डेमोन्स्ट्रेशन या इंटरनेट या सेमिनार। तो किस विधि के द्वारा नर्सिंग छात्रों को प्रायोगिक विषय वस्तु के समझाया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेशन ही हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका यही सबसे प्रभावी विधि है नर्सिंग छात्रों के लिए। ये नहीं कि सभी छात्रों के लिए, नर्सिंग छात्रों के लिए। क्योंकि जो अगर यदि हम बात करें जैसे जनरल कोई कंपटीशन का तैयारी करें तो उसके लिए सामूहिक चर्चा भी एक अच्छा मतलब रिमेंबर करने के लिए चीज़ हो जाती है, क्योंकि वो माइंड में रिकॉल होते रहते हैं। लेकिन नर्सिंग छात्रों के लिए क्या डेमोन्स्ट्रेशन है। वृहद स्तर पर कौन सी शिक्षा विधि उपयोग में लाई जाती है। रेडियो के मतलब वृहद स्तर पर कौन सी शिक्षा विधि उपयोग में लाई जाती है, रेडियो पर या इंटरनेट पर, टेलीविज़न पर या सभी। तो क्या हो जाएगा, इसका सभी हो जाएगा। मतलब रेडियो के जरिए भी मतलब वृहद स्तर पर कोई चीज़ का मतलब शिक्षा या कोई चीज़ जानकारियाँ देना है तो रेडियो पर भी दे सकते हैं, इंटरनेट पर भी, टेलीविज़न पे भी, तो सभी हो जाएगा। अब शिक्षा का मतलब यहाँ पे ये मत समझ लीजिए कि आपको पढ़ाना, रेडियो में पढ़ाता नहीं ना, लेकिन बहुत सारी जानकारी आपको देता है ना कि हमारे देश में अभी ये हो रहा है, प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ गए थे, राष्ट्रपति जी ये करते, ये भी एक तरीके से आपका क्या है, जनरल नॉलेज शिक्षा ही है। विदेश के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। अगला है कि निम्न में से किस एवी एड्स होते हैं वो एवी एड के संचालन में विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है। ओवर हैंड प्रोजेक्टर में, टेलीविज़न में या फ्लिप चार्ट में या सभी में। तो आपको ऑप्शन देख के नहीं लग रहा है कि क्या होगा आंसर, फ्लिप चार्ट हो जाएगा। इसमें भी आपको विद्युत की, टेलीविज़न चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी विद्युत की ज़रूरत पड़ेगा ही। इसके लिए भी, प्रोजेक्टर के लिए भी बिना तो आप इलेक्ट्रिसिटी को चला नहीं सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, फ्लिप चार्ट हो जाएगा। चार्ट मतलब कोई चीज़ को बनाकर आपको समझा रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत ही नहीं, आप पेज कोई चीज़ पे बना सकते हैं। ठीक है,
तो आज की क्लासेज हम लोग यहीं पर रखते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आप लोग क्योंकि होली भी नज़दीक है तो बहुत ज़्यादा लंबा समय हम आपको नहीं लेंगे। क्लासेज आपको फनी वे में अच्छा से पूरा चीज़ समझा के हम आपको सारा सिलेबस कवर करवाएंगे। अभी समय है आपके पास, इसलिए तैयारी में लग जाइए। समय अगर फॉर्म निकल गया तो आपके पास समय बहुत ही कम रहेगा, ठीक है। और भी जानकारियाँ जो भी आएंगे वो सारी आपके पास साझा होते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।